हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट लेकर मैं हाजिर हूं। बच्चों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके इस टेस्ट में। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से कर सकें। ठीक है ना। आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं, ये चीज़ प्रैक्टिस टेस्ट से ही पता चलती है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। समझ लीजिए आज 19 तारीख हो चुकी है। तो 20 दिन में आप लोग किस प्रकार के जो है तैयारी करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। श्योर है, थ्योरी लगभग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए अभी तक। अब प्रैक्टिस आपको करना है, तो मैं उसी के आधार पर प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड लेकर आया हूँ। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप इनको अच्छी प्रकार से कर पाते हो, कितना आप कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जिसकी तैयारी अच्छी है वो 100% बहुत बेहतर करके आएगा। तो आप चलिए शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं हम लोग, है ना। और कोशिश मेरी ये रही कि जितनी जल्दी हो सके वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो ना खींचे, और जो भी आपके हैं उनको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो उस दिन आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज 51 से हम स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। आप पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मृदु रोमिल आस्था कवक है। जी हाँ, ये आपका रोग लगता है मृदु रोमिल आस्था फंगस है। ये आपकी कैसा फंगस है? केवल बीज जनित मतलब सिर्फ बीज में लगता है। केवल मृदा जनित सिर्फ मृदा में रहता है। ये तथा भी दोनों सी यानी ये दोनों में रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मृदु रोमिल आस्था फंगस जो है ये कैसा आपका रोग है, जो किस में आपका रहता है। तो ध्यान रखें, ये आपका किस में रहता है ये आपको पता होना चाहिए। केवल मृदा जनित है। ये मिट्टी में इसके स्पोर रह जाते हैं, और बाद में ये जैसे ही हम बीज बोते हैं तो उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद करें 52वें क्वेश्चन की। सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक क्या है? चारकोल सड़न ये आपका होने वाला, चारकोल रॉट भी इसको बोला जाता है जनरली, सोयाबीन में होता है। और किसके द्वारा होता है? कवक, विषाणु, जीवाणु या नेमाटोड, जिसको हम सूत्रकृमि कहते हैं। तो सोयाबीन में चारकोल रॉट किसके द्वारा होता है बच्चों, आपको बताना है। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, और आंसर बिल्कुल सही है आपका। जी हाँ, फंगस, कवक के द्वारा ये रोग आपकी सोयाबीन की फसल में होता है। ठीक है, बात करें 53वें क्वेश्चन की। किस अवस्था में कंडुआ रोग संक्रमित करता है? ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिस पर कंडुआ रोग आपकी जो फसलें हैं, चाहे गेहूँ हो चाहे जौ हो, उनमें कंडुआ रोग लगता है? और संक्रमित कब करता है? पौधरोग अवस्था में या भ्रूण अवस्था में, ये तथा भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए, वैसे सबको मालूम भी होगा। क्या सही होगा बताइए? बिल्कुल आंसर आपका सही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही है, भ्रूण अवस्था में। जी हाँ, भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियो स्टेज में ही कंडुआ, जैसे हम बीज बोते हैं उसके बाद उसका अंकुरण होता है ना, उसी समय आपकी भ्रूण अवस्था में क्या होता है? कंडुआ का संक्रमण हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट है आपका बैगन का लघु पर्ण, यानी आपका जो पर्ण कुंचन रोग होता है, लघु पर्ण होता है, छोटी पत्ती, बैगन का छोटी पत्ती है, ब्रिंजल का जो छोटी पत्ती आपका डिजीज़ है वो किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपको जानकारी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कवक के द्वारा, यानी कवक भी कह सकते हैं, कवक लिखा है, कवक फंगस कर लीजिए, उसके द्वारा, या विषाणु के द्वारा, या लजीवाणु के द्वारा, या कवक द्रव्य के द्वारा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हिंदी वर्ड है, थोड़ा सा दिक्कत आपको आ रहा होगा, लेकिन अगर इंग्लिश वर्ड होते ना तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आता। और मैं आपको बता देता हूँ, बैगन का छोटी पत्ती रोग होता है वो कवक द्रव्य के द्वारा होता है। इसको हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा, इसके द्वारा आपका ये रोग होता है। ये ध्यान रखें आप लोग। कवक द्रव्य को इंग्लिश में माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, उसके द्वारा बैगन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान रखें। क्लस्ट्रोगैमी, देखो क्लस्ट्रो इंग्लिश वर्ड समझ में आ रहा है। अनुन्मील क्या होता है? आई डोंट नो, पता ही नहीं होता बच्चों को, है ना। क्लस्ट्रोगैमी परागण सुनिश्चित करते हैं। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ा करें जब भी आप तैयारी करते हैं ना, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ें। कुछ वर्ड इसे एग्रीकल्चर के इस प्रकार के वर्ड होते हैं वो पल्ले नहीं पड़ते क्या हैं। अनुन्मील आपने सुना ही नहीं होगा, बताइए। क्लस्ट्रोगैमी आपको
सुना होगा आपने, सबको मालूम होगा क्या होता है। तो क्लैस्ट्रोगोमी परागण सुनिश्चित करता है। कौन सा परागण निश्चित करता है? स्वपरागण, परपरागण, उत्परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो क्लैस्ट्रोगेमी जो है ना, ये कौन सा परागण को निश्चित करता है, आपको क्लियर होना चाहिए। ये स्वपरागण निश्चित करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को निश्चित करता है। अब कैसे करता है, क्या करता है, इसके लिए आपको थ्योरी जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं अगर थ्योरी बताऊँगा तो समय काफ़ी लग जाएगा, इस वजह से सिर्फ इतना आप ध्यान रखना। क्लैस्ट्रोगेमी जो होता है ये परागण से संबंधित है। आपको मालूम होगा कि स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, सब जानते होंगे सेल्फ पोलिनेशन एवं क्रॉस पोलिनेशन के बारे में, ठीक है ना। अभी समय थोड़ा सा कम है इसलिए आप लोग चलिए आगे बात करें। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। सॉइल इरोजन जो होता है ना, उसको किसके द्वारा रोका जा सकता है? विस्तृत रेशेदार जड़ों वाले वृक्षों के द्वारा, प्रक्षेत्र की क्यारियों में बांटकर, या प्रक्षेत्र को हल्का ढलान देते हुए जोतकर, या वृक्षों को अधिक दूरी पर लगाकर। तो आप लोग बताइए कि मृदा क्षरण, सोचिए मृदा क्षरण हम लोग कैसे रोक सकते हैं। इसका आंसर क्या सही लग रहा है आपको, बताइए। आप लोग आइडिया थोड़ा तो लगा ही सकते हैं। बिल्कुल 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 आप सही जा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा ए नंबर। रेशेदार जड़ें क्या होती है, मिट्टी को बहने से रोकती हैं, जिससे हम वृक्ष लगा करके और मृदा क्षरण को काफ़ी अच्छी प्रकार से रोक सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू की पछेती अंगमारी लेट ब्लाइट और पोटैटो के लिए प्रतिरोधक है। कौन सी वैरायटी प्रतिरोधक है आपको बताना, जिसमें लेट ब्लाइट नहीं लगता है। तो पहला है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी कुबेर या कुफरी ज्योति। तो बच्चों कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें लेट ब्लाइट नहीं लगता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल जानकारी होना चाहिए आपको। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग और इसका आंसर सही है कुफरी ज्योति। आप जो सोच रहे हो कुफरी ज्योति, यही इसका आंसर सही होगा। कुफरी ज्योति में लेट ब्लाइट नहीं लगता है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, साइटोप्लाज्मिक जीन। साइटोप्लाज्मिक जो जीन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं बताना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल पड़ी होगी तो जानकारी होगा। क्लोरोप्लास्ट में, ये तथा वी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, शानदार प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं। तो कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं। बताइए क्या सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपने पढ़ रखा है इसको बहुत अच्छे। इसका आंसर सही होगा सी, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी जीन पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी साइटोप्लाज्मिक जीन पाए जाते हैं। बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ICAR, जी हाँ, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम महानिदेशक ICAR के कौन थे? DG डायरेक्टर जनरल कौन थे ICAR के? डॉक्टर BP पाल, MS रंधावा, RS परोदा साहब या डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो बच्चों क्लियर कर देता हूँ, सब जानते हैं डॉक्टर BP पाल को। डॉक्टर BP पाल हैं, ये आपके प्रथम महानिदेशक थे ICAR के, ठीक है। और इनको तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि भारतीय हरित क्रांति के फादर हैं। 60वां आपका जो प्रश्न वो है, टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? टमाटर के फल फट जाते हैं, क्यों 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 बताइए। स्फुर यानी फास्फोरस की कमी से, जस्ता यानी जिंक की कमी से, कैल्शियम की कमी से या बोरोन की कमी से। बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चों ये भी। तो टमाटर के फलों में दरार आती है, क्यों आती है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए बच्चों। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बोरोन इसका सही आंसर होगा। बोरोन की कमी से टमाटर के फल हैं जो है कि फट जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 61 आपका क्वेश्चन, एक लिंगाश्रयी स्थिति सुनिश्चित करती है। एक लिंगाश्रयी जो होती है फूल में, वो क्या सुनिश्चित करती है? मतलब यदि किसी फूल में एक ही आपका पार्ट से मेल या फीमेल एक ही पार्ट से, तो क्या होने के चांस होंगे ज़्यादा? बताइए आप लोग। परपरागण, स्वपरागण, उत्परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन या म्यूटेशन या नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों, एक लिंगाश्रयी जिसका हम बोल सकते हैं किसी फ्लावर में अगर मेल या फीमेल एक ही पार्ट है तो कौन सा पॉलिनेशन होगा? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखें, परपरागण होगा। क्योंकि भैया स्वपरागण कब होता है? जब दोनों पार्ट हो, क्योंकि उसके जो क्या होते हैं, परागकण
परागकण बोलते हैं इनको, वहीं उसी के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यदि एक ही पार्ट है दूसरा पार्ट है ही नहीं है तो फिर तो दूसरे पौधे के प्लांट से उड़कर आएंगे ना आपके परागकण, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु प्रेरण किया जाता है। जी हाँ बच्चों, कद्दू वर्गीय जो भी पौधे होते हैं उनमें फ्लावर जो आते हैं उसको प्रेरण कौन करता है, कौन सा हार्मोन्स के नाम है, खासकर IBA या NAA द्वारा या जिब्रेलिन द्वारा या ऑक्सिन द्वारा। तो चारों हार्मोन्स, ऐसे कौन से हार्मोन का हमको छिड़काव करना चाहिए जिससे कद्दू वर्गीय जो भी पौधे होते हैं उनमें जल्दी से फूल आ जाएं। तो बताइए बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर सही होगा NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। एक ऐसा हार्मोन्स है, इसके छिड़काव से कद्दू वर्गीय पौधों में फूल जल्दी आ जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट है केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है बच्चों, बताइए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लांट प्रोटेक्शन का अहमदाबाद, हैदराबाद, कोयम्बटूर में या मैसूर। बच्चों क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या हो सकता है आंसर, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चों। केंद्रीय प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों, हैदराबाद में इसका स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रकाश प्रपंचों का उपयोग। जी हाँ, प्रकाश प्रपंचों का उपयोग कीटों के संग्रहण या कीटों को मारने के लिए भी करते हैं, के लिए किया जाता है। प्रकाश प्रपंच जानते हैं, जिसे लाइट लगा देते हैं जनरली, तो वहाँ पर कीट आ जाते हैं, बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे, क्यों, गुरुत्वानुवर्तक या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तक, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तक या धनात्मक प्रकाशानुवर्तक। तो प्रकाश प्रपंचों का उपयोग कीटों के संग्रहण के लिए किया जाता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तक। ध्यान रखें, इसका आंसर डी सही होगा, धनात्मक प्रकाश। अब इसका जो इंग्लिश वर्ड है ना, वो अगर आपको पता चले तो आप इसका आंसर और सही से तरीके से आप जल्दी प्रकार से दे पाते, बहुत जल्दी देते हैं आप लोग। हिंदी वर्ड थोड़ा सा कम समझ में आता है। आलू के मोजिक का कारक क्या है, आलू का मोजिक जो रोग फैलता है किसके द्वारा। ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, जीवाणु। ये इधर ऐसे कर लीजिए, गलत लिखा है, जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। वो सिंपल सब जानते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, विषाणु यानी वायरस। आलू का मोजिक वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। मेटासिस्टॉक्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटासिस्टॉक्स जो दवा है वो एक आपको पता है, मेटासिस्टॉक्स एक कीटनाशी दवा है, इंसेक्टिसाइड दवा है, और इसका उपयोग किस लिए करते हैं। इस पर अच्छा ये है कैसी है, स्पर्श विष है या दैहिक विष है या ये तथा भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी वर्ड है, थोड़ा समझ में कम आ रहा हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। स्पर्श मतलब कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, दैहिक या सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, या ए तथा भी दोनों हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। बच्चों बताना है मेटासिस्टॉक जो दवा है, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, सिस्टमेटिक पॉइजन्स है, अंदर जाके कीटों को ये नष्ट करती है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करके ये दवा जो है ना कीटों को नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पैक्टिन मापी जाती है। पैक्टिन, जी हाँ, पैक्टिन आपको पता ही है, जेली जो होती है, जेली, उसकी पैक्टिन मापा, जेली बनाने के लिए आपके जो फल होते हैं उनमें पैक्टिन मापा जाता है, उनमें पैक्टिन पाया जाता है। तो मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर के द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर, जेल मीटर या अप्रोक्स कोई नहीं। तो बच्चों आप सब जानते ही हैं, थर्मामीटर से तो टेम्परेचर मापते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर से TSS मापा जाता है, टोटल सोलुबल सॉलिड, और जेल मीटर, जी हाँ, पैक्टिन मापने के लिए जेल मीटर एक यंत्र होता है, इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सब जानते भी हैं जनरली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है बच्चों। मृतिका के कणों का आकार साइज होता है, मृतिका बोले तो किले सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, किले पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, 0.002 से कम, 0.05 से 0.02, 0.25 से 0.1 या 1 से 0.5। सब जानते हैं, सबसे सिंपल प्रश्न है और सब लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा, सब बिल्कुल सही जा भी रहे होंगे, सब जानते हैं कि ये आपका साइज होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। एलियन वीड कौन सा था, अब एलियन का पता ही होना चाहिए कि एलियन का मतलब क्या, एलियन मतलब विदेशी, एलियन का मतलब विदेशी होता है, फॉरेन बीड भी बोलते हैं इसको, जो विदेश से आ गया हमारे देश में। ऐसा कौन सा खरपतवार है ये आपको बताना है। चीनोपोडियम एल्बम है, ये बथुआ का बॉटनिकल नेम है। पार्थेनियम स्टेरोफोरस जो कि गाजर घास का बॉटनिकल नेम है। इक्लिप्टा एल्बा, ये तो आई डोंट नो किसका बॉटनिकल नेम है, एक्टिप्टा एल्बा, इक्लिप्टा एल्बा, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लेना अपने हिसाब से।
इक्लिप्टा एल्बा किसका बॉटनिकल नेम? खरपतवार का ही है, लेकिन जो एलियन वीड बताना है आपको, इनमें से कौन सा जो विदेशी खरपतवार है? बहुत सही बिल्कुल बच्चों, पार्थेनियम स्टेरोफोरस। ये आपका गाजर घास जो है खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक है, और एक बार हो गया ना तो फिर इसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसका कंट्रोल आप लोग क्या करें, अभी जैसे धूप पड़ रही है ना, इस समय नमक की पानी में घोलकर नमक का छिड़काव कर दें, नमक के घोल का, तो नमक के घोल से काफ़ी हद तक हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और या तो इसको उखाड़ के फेंक दें, यही है कंट्रोल, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका बच्चों 70वां प्रश्न है, अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना क्या गलत? आपको पता होगा कि अमरूद की जो फसल है इसमें बहारें आती हैं, और 3 बहार होती हैं, आपको मालूम होगा। और तीनों बहार में से यदि एक बहार रोक दें, और एक बहार अगर रोक देते हैं, मतलब वर्षा ऋतु की फसल के स्थान, वर्षा ऋतु की फसल हम नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, शीत ऋतु में फसल, यानी जो सर्दियों में ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? उसे हम ऋतु त्याग बोल सकते हैं, या फसल नियमन बोल सकते हैं, फल प्रबंधन बोल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, और इसको हम लोग हिंदी की बात करें तो फसल नियमन के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है ना, फसल नियमन उसे कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, शब्द एग्रोनॉमी की व्युत्पत्ति हुई है, यानी जो एग्रोनॉमी शब्द है इसको हम हिंदी में सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। और ये जो शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से, ग्रीक से, अंग्रेजी से और फ्रेंच से। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो एग्रोनॉमी आपका कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कैसे जाना मैंने? वैसे मेरे को तो याद है जनरली, लेकिन मैं बताया था आपको, इसकी ट्रिक होती है, जिसके पीछे पीछे नॉमी और लॉजी लगाओ, नॉमी लगाओ और क्या लगाओ? लॉजी लगाओ, वो हमेशा ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जैसे देखो मैंने बताया एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजी, जिसके पीछे लॉजी लगाओ, आंखें बंद करके लगा दीजिए, ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से लिएगा वर्ड। लेकिन जिसके पीछे कल्चर लगाओ, क्या लगाओ? कल्चर यदि लगाओ तो कौन सी भाषा का शब्द होता है? वो हमेशा लैटिन भाषा का शब्द होता है। जैसे एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, मतलब जिसके पीछे कल्चर लगा है वो हमेशा कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये थोड़ा ट्रिक आप लोग ज़रूर याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, केले का अहरितीकरण। अरे अहरितीकरण का मतलब क्या है भैया? इंग्लिश में इसको डीग्रीनिंग बोलते हैं, डीग्रीनिंग, है ना। केले का डीग्रीनिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये देखो बहुत सारे आपके केमिकल्स लिखे, करने के लिए उपयोग करते हैं किसका? मीथेन गैस का उपयोग करते हैं, सल्फर का करते हैं, इथिलीन का करते हैं, ये सभी का प्रयोग करते हैं। डीग्रेनिंग का मतलब वो पकाने के लिए, जनरली केले को केला तो कच्चे ही तोड़ा जाता है, आपको मालूम होगा। तो कच्चे केले को अगर पकाना है तो किसका प्रयोग करते हैं? एक हार्मोन्स भी होता है, दवा भी है, इथिलीन गैस भी है, तो इथिलीन नामक गैस का उपयोग किया जाता है डीग्रेनिंग के लिए, अहरितीकरण के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बोर्ड मिक्सचर की खोज के साथ कौन रोगजनक जुड़ा? बोर्ड मिक्सचर की खोज जो की गई थी आपको मालूम है, मिलारडेट एक साइंटिस्ट थे, डी मिलारडेट जिनका नाम था, इन्होंने खोज की थी बोर्ड मिक्सचर। 5:5:50 इसका आपका मिक्सचर रहता है। 5 भाग कॉपर सल्फेट, 5 भाग बुझा हुआ चूना और 50 भाग पानी का घोल बनाया था मिलारडेट साहब ने, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। चलिए, तो इन्होंने किस रोग, अच्छा किसके लिए बनाया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा रोग के लिए बनाया? जी हाँ, अंगूर की फसल के लिए बनाया था। इतना मैंने आपको हिंट दे दी, अब किसके लिए आप देख लीजिए। प्लाज्मोडिया फोरावेसिका को नष्ट करने के लिए, या प्लाज्मोपोरा विटिकोला, या पेरेनोस्पोरा डिस्ट्रक्चर, या फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। तो बताइए बच्चों, बोर्ड मिक्सचर की खोज के साथ कौन सा रोगजनक जुड़ा हुआ है जिसको नष्ट करने के लिए? ये फंगस का रोग था, और ये रोग था कौन सा? बी नंबर, प्लाज्मोपोरा विटिकोला। ये आपका अंगूर की फसल में लगने वाला रोग है। इस रोग को ख़त्म करने के लिए मिलारडेट ने बोर्ड मिक्सचर की खोज की थी। बोर्ड मिक्सचर में क्या था? 5:5:50, 5 भाग बुझा चूना, 5 भाग कॉपर सल्फेट और 50 भाग पानी। ये सब चीज़ मिलाकर जब उसका उपयोग किया तो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, पृथक्करण दूरी रखी जाती है। जी हाँ, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों रखी जाती है बताइए? एक फसल की 2 प्रजातियों के बीच रखी जाती है, या 2 विभिन्न फसलों के बीच रखी जाती है, या किसी प्रजाति के बीच की 2 श्रेणियों के बीच रखी जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथक्करण दूरी क्यों रखते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों रखी जाती है, किसके लिए रखी जाती है?
आपको पता है आधार बीज, प्रजनक बीज, है ना, आपका जो प्रमाणित भी सर्टिफाइड सीड उगाते हैं तो वहाँ पर आपको पता ही है क्या रखी जाती है, आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। तो सिंपल सा है, एक फसल की यदि 2 प्रजाति हम लोग उगा रहे हैं तो उनके लिए जो बीज की दूरी रखी जाती है उसको आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। आलू के विषाणु का प्रसारण से होता है। जी हाँ, आलू का विषाणु जो रोग होता है, जनरली मोजेक रोग होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से फैलता है। तो इसका प्रसारण कौन करता है? एफिड, इसको हम तेला बोलते हैं, वो करता है। इसको माहू भी कहा जाता है जनरली। सफ़ेद मक्खी करती है, या जैसिड जिसको हम चैंपा बोलते हैं वह करता है, या डी है थ्रिप्स करता है। तो बताइए आलू के विषाणु का प्रसारण किसके द्वारा होता है? सोचिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आंसर सही होगा एफिड्स के द्वारा। किसके द्वारा? एफिड्स उसका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता, चूहा कितना खाता है? उसके शारीरिक वजन का 35%, उसके शारीरिक वजन का 30%, या उसके शारीरिक वजन का 10%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चूहा दैनिक मतलब एक दिन में कितना खा लेता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जाइए, सही जा रहे हैं आप लोग, इसका आंसर सही होगा। उसके शरीर के वजन का लगभग 10% चूहा खाता है। कितना परसेंट? 10%। ठीक है। रोटावेटर अनुपयोगी है। रोटावेटर सब जानते हैं, एक यंत्र होता है जिसका उपयोग आपकी जुताई के लिए, लेबलिंग के लिए, बहुत सारी और आपकी जुताई तो हो जाती है, लेबलिंग भी हो जाती है। अगर हम छिड़क कर फसल बो रहे हैं तो उसकी बुवाई भी हो जाती है। मतलब टोटल सभी काम कर लेता है आपका रोटावेटर। एक ऐसा यंत्र होता है। और रोटावेटर अनुपयोगी है। कौन सी मिट्टी के लिए अनुपयोगी है? भारी मिट्टी के लिए, हैवी सॉइल्स के लिए, हल्की मृदा के लिए, जलोढ़ मृदा के लिए, इन सभी के लिए। तो बच्चों रोटावेटर हल्की मृदा में कभी नहीं चलता है। हल्की मृदा उसके लिए बेकार मिट्टी है। भारी मृदा होना चाहिए, सबसे बेस्ट चलेगा आपका रोटावेटर। तो रोटावेटर एक यंत्र होता है, बता दिया। जीवाणु कॉलोनी को कहते हैं। देखो इंग्लिश वर्ड होता तो समझ में आता, लेकिन इंग्लिश वर्ड है ही नहीं है। जीवाणु कॉलोनी को, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कवक तंतु या कवक जाल, रसाब, या इनमें से। बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवाणु काल, वैसे इसको इंग्लिश वर्ड यहाँ का होता ऊज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊज। इस प्रकार से लिखा होता है ZE। तो ऊज जो होती है ना, जीवाणु की कॉलोनी कहलाती है। उसको कवक जाल हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कवक जाल के नाम से जाना जाता है। कभी कोई बता ही नहीं पाता, इसका आंसर बिल्कुल गलत होता है हमेशा। ऊज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऊज। OOOZE, है ना? ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर, हाईएस्ट स्पेशल जो आपकी हीटिंग होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? बालू यानी सैंड सॉइल में, मृतिका यानी क्ले में, सिल्ट में, या ह्यूमस में। तो विशिष्ट ऊष्मा आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा किस में होती है? ह्यूमस में होती है। किस में होती है बच्चों? ह्यूमस में सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों क्वेश्चन, पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है। कौन सा विटामिन होता है बताओ? पीले रंग के फल और सब्जियों में विटामिन A, B, C, D, E। नहीं, A, B, C, E। तो आपको बताना है A, B, C, E में सबसे पीले रंग के फल सब्जियों में प्रचुर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सब जानते हैं, मैं आपको क्लियर भी कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा कौन सा? बहुत सही, विटामिन A। कौन सा? विटामिन A। ये सबसे ज़्यादा पके आम में, पपीता में, गाजर में, इनमें आपका सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, जो कि आँखों के रोगी के लिए बहुत अच्छी माने जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है बच्चों, फेलेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है। सब जानते हैं फेलेरिस माइनर एक खरपतवार है जो कि मुख्य कौन सी फसल में होता है सबसे ज़्यादा? गेहूं की फसल का, धान की फसल का, चने की फसल का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर एकदम सही है बच्चों, फेलेरिस माइनर, जिसको नकलची, बंदरा बंदरी माँ और गेहूं का मामा बहुत सारे नामों से जाना जाता है, गेहूं सा, है ना, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। और ये जो आपका फेलेरिस माइनर है, ये गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवार है। कौन सी फसल का? गेहूं की फसल का। पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? जी हाँ, यदि हम छिड़क के दे रहे हैं कोई उर्वरक तो कौन सा सबसे बेस्ट माना जाता है? कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, निर्जल अमोनिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे बेस्ट उर्वरक है यूरिया। कौन सा उर्वरक है? यूरिया सबसे बेस्ट माना जाता है, और यूरिया को छिड़क के जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं। C4 पौधा कौन सा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बायो का प्रश्न, सब जानते हैं। धान, सोयाबीन, गेहूं, मक्का। तो C4 प्लांट्स कौन सा बताइए जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है? कौन सा है बता सकते हैं क्या? बहुत अच्छे बच्चों, मक्का, ज्वार, बाजरा,
और गन्ना, ये चारों फसलें C4 प्लांट्स में आती हैं। इसके अलावा C3 और कैंप प्लांट्स होते हैं। क्लियर? चलिए 83 कंप्लीट हुए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार होता है। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कह सकते हैं, उसमें कीट विष के प्रयोग का आधार, किस आधार पर हम उसका प्रयोग करते हैं, IPM का तो बता सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है जनरली। तो उसमें हम जो कंट्रोल करते हैं कीटों का, वो किस आधार पर करते हैं, कीट बस का, अच्छा हाँ, दवाइयों का उपयोग करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं, सामान्य संतुलन पर, या न्यूनतम आर्थिक स्तर पर, या आर्थिक क्षति स्तर पर, या पूर्ण क्षति स्तर पर। तो बच्चों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूनतम आर्थिक स्तर पर, न्यूनतम आर्थिक स्तर, मिनिमम इकोनॉमिक बोलते हैं इसको, स्तर को क्या बोला जाता है, इंग्लिश स्तर की क्या होती है भैया, लेवल। जी हाँ, लेवल, ध्यान रखें, लेवल बोला जाता है। ठीक है, मिनिमम इकोनॉमिक लेवल, ठीक है ना, उस पर आपको जो समन्वित नियंत्रण प्रणाली है कीट विष के प्रयोग का आधार होता है। 85वां प्रश्न है, मक्के के पौधे में क्या, मक्के के पौधे में पहले सिल्क निकलता है, या पहले नरमंजर निकलता है, या दोनों एक समय में निकलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सब जानते हैं कि सिल्क नहीं निकलता है, पहले नरमंजर निकलता है। मक्के के पौधों में सबसे पहले नर वाला पार्ट्स बाहर निकलता है, ऊपर वो बाली टाइप में निकलती है, कितनी फ्लावर होता है वो, कि मेल पार्ट्स होता है। आपने देखा होगा मक्का, तो आपको मालूम हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 86, व प्रजनक बीज की संतति क्या कहलाती है। जी हाँ, प्रजनक के बीज के बाद हम कौन सा बीज तैयार करते हैं, यानी ब्रीडिंग जो सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर सीड, उसके बाद कौन सा सीड निकाला जाता है, नाभिकीय सीड, प्रमाणित सीड, आधार बीज, या पंजीकृत बीज। बताइए आप लोग, नाभिकीय बोलते हैं न्यूक्लियस सीड, सर्टिफाइड सीड, या आधार बीज, या आपका लास्ट है पंजीकृत। तो सब लोग जानते हैं आधार बीज प्रजनक बीज की संतति है, मतलब प्रजनक बीज के बाद हम लोग आधार बीज बनाते हैं। कौन सा बीज, आधार। और आधार की कौन, अगर आधार के पूछता तो प्रमाणित बीज इसकी संतति है। आधार बीज की संतति कौन है, प्रमाणित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, सस्य विज्ञान के जनक कौन है, यानी एग्रोनॉमी के फादर कौन, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ज़ेथरोटुल, आर्नोन, पीटर डेक्रेसेंजी, या लिविंग। बताइए आप लोग, शस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, सब लोग जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जैसे ज़ेथरोटुल है, ये ज़ेथरोटुल आपके खरपतवार के पिता कहे जाते हैं, एवं मिनिमम टिलेज के भी पिता कहे जाते हैं। ये लिविंग है ना, लिविंग का नाम लिखा है, इनका आपका जो केमिस्ट्री है, जनरली केमिस्ट्री के फादर हैं, वो को भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री, कृषि रसायन के फादर लिविंग को कहा जाता है। अब आर्नोन बचे, तो आर्नोन जो हैं ये तो पोषक तत्वों वाले हैं। अब कौन बच रहा है, पीटर डेक्रेसेंजी। तो पीटर डेक्रेसेंजी आपके ये पिता कहे जाते हैं एग्रोनॉमी के। 88वां प्रश्न है, फसल सुरक्षा के लिए समन्वित कीट प्रबंधन कार्यक्रम IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। बताइए आप लोग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का शुभारंभ हो गया था बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए समय बहुत जल्दी निकल जाता है, समय काफ़ी, देखो अब लगभग आधा घंटा तो हो ही गया, फिर भी मेरी कोशिश है जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की, नहीं हो पाते हैं, समय ज़्यादा लग जाता है, कुछ चीज़ें और सीखने को भी मिल जाती हैं एक्स्ट्रा। अगर मैं थोड़ा सा और समय दूँ ना तो और सीखने को मिल सकता है आपको, अगर मैं एक एक पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा समय लगाऊँ तो। पर कोई बात नहीं, आपका जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है। बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हो रहा है, तो पारित 1952, 66, 80 या 60। पारित की बात कर रहे हैं, लागू की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ लगा होता है बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित लागू हुआ, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं है, वो ऑप्शन सही होता। तो पारित की बात करें तो 1966 में पारित हुआ। अगर लागू लिखा था तो ध्यान रखना, बीज अधिनियम 1969 में लागू हुआ था, 1969 में, और पारित का हुआ 1966 में। ये ध्यान रखें थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। 90वां प्रश्न है, मृदा सतहीकरण के लिए उपकरण प्रयुक्त होता है। मृदा का अगर बिल्कुल सतहीकरण कर रहे हैं तो कौन सा आपका यंत्र है उसका उपयोग करते हैं, पूसा लेवलर, एक मिनट रुकें आप लोग, ये
कौन सा यंत्र है आपको बताना है, पूसा लेवलर, भोपाल लेवलर, लेजर लेवलर या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा सतहीकरण, सतहीकरण का मतलब होता है उसको लेवल में लाने के लिए मिट्टी को मोस्टली कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, लेजर लेवलर, लेजर लेवलर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है बच्चों, मृदा की पीएच मान के उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है। मृदा की पीएच मान के उल्लेखनीय परिवर्तन, अगर पीएच मान में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है और उसको कोई सहन कर लेती है, सहन करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाई, CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उभय प्रतिरोधकता जिसको हम लोग बफर कहते हैं, क्षारीय संतृप्तता परसेंट यानी एल्कलाइन सैचुरेटेड परसेंटेज, ऋणायन विनिमय क्षमता यानी आपका एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोला जाता है। वो आपकी क्या है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। तो आपको बताना है मृदा की पीएच की उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर सही होगा उभय प्रतिरोधकता या बफर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बफर के नाम से बोलते हैं। 92वां क्वेश्चन है, बाल रहित रोग साधारणतः किस फसल में होता है। बाल रहित रोग बहुत अच्छे प्रश्न है बच्चों, अच्छे लेवल का आपका मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूँ, फोकट वाले क्वेश्चन तो लाता ही नहीं हूँ, सिंपल सिंपल अभी लेके आ जाऊँ। आप कहोगे सर ये तो सब आता है हमको। एक मैराथन का प्लान किया है कि एक एग्रीकल्चर पे एक पूरा मैराथन लिया जाए, एक पशुपालन पे भी मैराथन लाने का प्लान है। पूरा प्लानिंग है, ऐसी बात नहीं, आपको एग्ज़ाम से पहले इतना लगभग कर दूँ मैं कि आप जो है ना काफ़ी बेहतर कर सके एग्ज़ाम में। दिक्कत आ रही है केमिस्ट्री फिजिक्स और जो है मैथ्स की, बायो तो फिर भी साथ में चल रहा है, लेकिन जो केमिस्ट्री फिजिक्स और आपका एक और क्या है मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ भी हैं और उनकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है, उसके कुछ पढ़ाया भी नहीं है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है। बाकी तो अच्छा चल ही रहा है, क्रॉप का एनिमल का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बाल रहित रोग साधारणतः किस फसल में होता है। तो बाल रोग साधारणतः ज्वार में होता है, जिसको हम बोलते हैं हम लोग ईयर वाली रोग भी बोलते हैं, ईयर रोग भी बोला जाता है जनरली, ईयर डिजीज जो होता है ईयर डिजीज, ठीक है ना, बाबा रोग भी कहते हैं इसको। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, तो बताइए किस में होता है। ज्वार, बाजरा, मक्का या गेहूँ। सोरगम बोलते हैं ज्वार को, बाजरा यानी पल्म मिलेट, मक्का मेज, गेहूँ बीट। तो बताना है बच्चों, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, बाजरा में ये रोग होता है, सब जानते हैं। इसके बाद हम बात करें 19वें पृष्ठ की, वह फसल जो कैमल फसल के रूप में जानी जाती है। कौन सी फसल को हम ऊँट फसल कहते हैं, कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है। कैमल तो सबसे ज़्यादा पानी अगर ना हो तो भी अपने आप को जीवित रखती है, इसलिए उसको कैमल फसल कहते हैं। तो सूखा रोधी भी कह सकते हैं। ऐसी कौन सी फसल है सूखे में भी हो जाए, पानी ना होता। आपको पता है ऊँट 15-15 दिन पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार से हमारी एक फसल है जिसको पानी ना मिले तो भी अपने आप को जीवित रखती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मेज, व्हीट, सोरगम या पल्म मिलेट। तो कैमल क्रॉप ज्वार को बोला जाता है, ज्वार ऐसी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। मूंगफली में सबसे पहले तेल और फिर प्रोटीन की मात्रा दोनों ही बताना। तेल कितना होता है, 20-50, 50-26, 45-26 या 26-45। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। तो मूंगफली में जो ग्राउंड नट होती है, ऑयल एंड प्रोटीन की परसेंटेज जो क्वांटिटी बतानी है तो बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बच्चों, लगा लीजिए दिमाग। बिल्कुल सही है, सही है आपका, बिल्कुल सही है। सी नंबर, 45% ऑयल और 26% प्रोटीन ग्राउंड नट में पाया जाता है। रिजका में प्रति हेक्टर भीतर कितनी हो। रिजका बोले तो लूसर्न, लूसन तो जानते हैं ना, लूसन चारे वाली फसल जनरली और ये दलहनी है। तो रिजका में पर हेक्टर कितना सीड चाहिए, 10 से 15 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, 30 से 35 किलोग्राम या 40 से 45 किलोग्राम। तो लूसन की सीड रेट कितनी होती है बच्चों, बहुत सिंपल बताइए आप लोग। बहुत सही, 20 से 25 किलोग्राम लूसन की सीड रेट होती है। 96 संकर धान की खेती किस देश में प्रचलित है। जी हाँ, हाइब्रिड राइस या हाइब्रिड पेडी की जो कल्टीवेशन है कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कंट्री का नाम बताना, भारत में, जापान में, कोरिया में या चाइना में। तो बच्चों हाइब्रिड राइस की या हाइब्रिड पैडी की जो कल्टीवेशन है सबसे अधिक किस देश में की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। किस देश में की जाती है, चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा हमारी क्या करता है, संकर धान की खेती करता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कपास किस कुल का पौधा है। जिस कुल का पौधा है वह कौन सा कुल है। कपास सोलनेसी कुल का है, मालवेसी कुल का है, लेग्यूमिनेसी कुल का है, क्रूसीफेरी कुल का है। कपास का फैमिली कौन सा, कॉटन फैमिली कौन सी है, बताओ बच्चों।
कॉटन की फैमिली सब जानते हैं, सोलेनेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनस, क्रेसेफेरा। सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और ये मालवेसी का है, किसका है? मालवेसी का। अरे ये भी नहीं कर पा रहे तो दुर्भाग्य है आपका। श्यामली किसकी किस्म है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट है। श्यामली किसकी वैरायटी? कई बार पूछी गई है कई एग्जामों में, तो मैंने नहीं देखा इसको। श्यामली वैरायटी किसकी है? कॉटन की, जूट की, सनई की या ढैंचा की? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल सही जा रहे हो। श्यामली वैरायटी है जो कि मुख्य वैरायटी है कपास की। कौन सी? कॉटन की ये बेहतरीन वैरायटी है। ठीक है। 99 निम्न में से कौन सी एक बीजपत्रीय फसल नहीं है? ओहो, मोनोकोटिलिडन्स कौन सी फसल नहीं है? डज नॉट। मेज, गेहूँ, चना, धान। बिल्कुल मिल गया, मेरे को तो मिल गया। बिल्कुल मोनोकोटिलिडन्स कौन सी नहीं है? नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए। मक्का बिल्कुल एक बीजपत्री है, गेहूँ बिल्कुल है, चना नहीं है, धान है। तो आंसर क्या होगा? चना। चना दो बीजपत्री है माता, एक में नहीं, दो बीजपत्री है, डाइकोटिलिडन्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये रहा आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन। 100वां प्रश्न, संकुल कुल की ओपेक टू मक्का को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। संकुल कुल की ओपेक टू मक्का को मानव भोजन के लिए, मुर्गियों के भोजन के लिए, सूकरों के लिए, इन सभी के लिए। भाई संकुल कुल की ओपेक टू जो वैरायटी है, इसमें प्रोटीन जो है ज़्यादा पाया जाए, तो मानव भोजन के लिए इसका मोस्टली उपयोग किया जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके 50 फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में। ये सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट जिन बच्चों का अच्छा गया उनके लिए बधाई, शुभकामनाएं। अच्छी प्रकार से पढ़ें। कितने क्वेश्चन आपने किए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कितने आपसे बन पा रहे थे, कितने नहीं, कितनी गहराई है आपके पानी में, कितना आप चल रहे हैं, ये आप खुद ही अपने आप को आंकिए, है ना। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है आपकी। अगर आप लोग जो है 35 प्लस कर लेते हैं, 40 तक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है। यदि इससे कम आपका चल रहा है, 20-22 पे अगर आप लटक रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। इसलिए आप अच्छी प्रकार से पढ़ें। ठीक है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।